एवरीवन। सो आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जितना भी मैंने आप लोगों को डेली टारगेट्स दिए हुए हैं। एंड उन सभी डेली टारगेट्स को भी आप अच्छे से फॉलो करके आप लोगों का जो वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं उनके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट कल की क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा लाइन टू लाइन हमने एनसीईआरटी कवर अप किया था। इन द सेम वे हम लोग आज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को विल ट्राई कि हम लोग इस चैप्टर को भी वन शॉट में फिनिश अप कर देंगे। लेट्स सी कब तक हम इसको कर पाते हैं। एंड आई होप आप सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठे होंगे, एज वेल एज जो आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं इस चैप्टर के, वो नोट्स साथ में लेके बैठो, ताकि हम लोग जब चीजें पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि बिकॉज वी ऑल नो कि जितनी बार हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं उतनी बार एक नया पॉइंट, एक नई लाइन हमारे सामने निकल के आती है, तो हम उसको हाईलाइट करें। अगर हमको लगता है कि ये मुझको अब तक याद नहीं है लाइन, तो हम उसको अपने नोट्स में राइट डाउन करें, जिसको हम प्रॉपरली रिपीटिव रिविजन्स करते रहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो बच्चों, सबसे पहले वी ऑल वेरी वेल नो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। हमें पता है हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में मॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उनका एग्जैक्टली क्या मॉर्फोलॉजी रहता है। एंड मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहर से हम प्लांट को देखते हैं कि प्लांट का रूट कैसा है, प्लांट का स्टेम कैसा है, प्लांट की अंदर लीव्स कैसे हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, फ्लावर कैसा है, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है। तो हमने उस सब बाहर से दिखने वाली चीजें देखी। अब हम बाहर से क्या नहीं देख सकते, प्लांट के अंदर क्या है। तो एग्जैक्टली हम लोगों को इस चैप्टर में ये समझना है कि प्लांट के अंदर किस किस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। और हमको पता है कि प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है हमने पढ़ा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टिश्यू लेवल का होता है। टिश्यूज भी पाए जाते हैं उसमें, एज वेल एज ऑर्गन भी मेंशन किया हुआ है वहां पे। तो हम लोग इसके अंदर टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, प्लांट की ग्रोथ में उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। अब मेरे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से है, हम यहाँ पे टिश्यूज की स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, टिश्यूज की स्टडीज को क्या बोलते हैं? एनीवन जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो। हिस्टोलॉजी। एंड व्हाट इज टिश्यूज? टिश्यूज का मतलब क्या होता है? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच टुगेदर परफॉर्म कॉमन फंक्शन, जो एक साथ मिलके कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका ओरिजिन भी कॉमन होता है, सेम ओरिजिनेटेड है एंड सेम ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ उसी केस में हम उनको टिश्यूज बोलेंगे। ठीक है, वेरी वेल डन। चलो अब हम इसको जरा एनसीईआरटी से कवर अप करना शुरू कर देते हैं। जो मैंने आप लोगों को लाइन बताया कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट, एंड सेल प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनाइज है टिश्यूज की फॉर्म में इन टर्न, एंड वही टिश्यूज मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं ऑर्गन्स के अंदर। क्लियर? तो ये चीज हमने देखा, हमारे प्लांट्स के अंदर सेल्स, सेल से मिलके टिश्यूज, टिश्यूज से मिलके ऑर्गन्स मिलता है, एंड अलग अलग ऑर्गन प्लांट की अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाता है। एज वी आर वेरी नो वेल नो, विद इन एंजियोस्पर्म जो मोनोकोट्स एंड डायकोट्स हैं आर सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट, दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है। इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है किसी भी प्लांट का ऑल्सो शो उसका अंदर एडेप्टेशन हमको बताता है कि प्लांट ने हाई टेम्परेचर में अपने आप को टॉलरेट, हाई लाइट इंटेंसिटी में अपने आप को टॉलरेट करने के लिए उसने अपने एडेप्टेशन किया हुआ है। तो आखिरकार उसके अंदर किस टाइप का टिश्यू है, वो टिश्यू क्या उसको हेल्प कर रहा है, वो चीजें भी हम लोग एनाटॉमी में ही सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब हाईलाइट करना शुरू करेंगे, अपने अपने हाईलाइटर्स उठा लो जल्दी से, एंड विल ट्राई कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम लोग हाईलाइट करके चलेंगे। टिश्यूज वी ऑल वेरी वेल नो is a group of cells which have common origin and perform common function। अलग अलग टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना होता है। दो टाइप के टिश्यूज हमारे प्लांट के अंदर मेनली होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड द परमानेंट टिश्यूज। इन टिश्यूज को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है? वी हैव डिवाइडेड दीज टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, मतलब इनमें से जो टिश्यू डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, एक्टिवली सेल डिवीजन जिनके अंदर चल रहा है, उनको वी विल कॉल मेरिस्टेमेटिक, एंड जिनके अंदर डिवीजन नहीं हो रहा है वो हमारे परमानेंट। यहाँ तक क्लियर है? टिश्यू की डेफिनेशन, टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। किस बेसिस पे डिवाइड किया? जब किस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया? जो डिवाइड कर रहे हो मेरिस्टेमेटिक, जो डिवाइड नहीं कर रहा है वो परमानेंट। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर विद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम इनके अंदर है,
मेरिस्टेम सेल इनके अंदर है। मेरिस्टेम क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, बिकॉज मेरिस्टेम टर्म्स रिप्रेजेंट मेरिस्टोज विच मीन्स डिवाइडेड। तो ग्रोथ जो होती है प्लांट्स के अंदर वो लार्जली रिस्ट्रिक्टेड होती है टू द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, हम लोग ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में एक लाइन पढ़ते हैं, या फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं दे शो अनलिमिटेड ग्रोथ, और या फिर इसके लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब ऐसी ग्रोथ जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हैव यू सीन कि कोई प्लांट है उसकी इतनी बड़ी साइज की लीफ है, उसको बहुत मतलब बहुत ही बड़े साइज का उसके अंदर फ्लावर है, देखा है कभी? नहीं देखा है। इसीलिए इस लाइन को इन्होंने लिखा हुआ है कि प्लांट के अंदर ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड रीजन में होती है। इस लाइन को ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड रीजन, दैट कैन बी योर रूट एंड दैट कैन बी योर स्टेम ओनली। स्टेम और रूट वाले रीजन में ही अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। तो अब हमें ये चीज पता चल गई है कि जो ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर वो स्पेशलाइज्ड रीजन्स में ही होगी। अब उसका रीजन क्या है, कि हमने बोला है कि भाई मेरे पास जो प्लांट्स होते हैं, लेट्स राइट, ये हमारे पास ग्राउंड रीजन है, ठीक है, ये ऊपर आपका स्टेम, दिस इज योर रूट। सो आई वांटेड टू नो कि इन ही पार्ट्स के अंदर ऐसा क्या होता है कि दे शो अनलिमिटेड ग्रोथ। इनका जो टिप वाला पार्ट होता है, on the tip part we have a tissue which is known as meristem, and tip वाले मेरिस्टेम को we call एपिकल मेरिस्टेम। यही एपिकल मेरिस्टेम है जो इनको कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। ठीक है, यहां तक याद रहेगा सबको? अब हम चलते हैं आगे। एपिकल मेरिस्टेम हमको पता चल गया, तो इट मींस हमने क्या किया, सबसे पहले वी हैव डिवाइडेड टिश्यूज इनटू टू पार्ट, द फर्स्ट वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड द परमानेंट टिश्यू। अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हमने अगेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया है आपका एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको मैं आप लोगों को एक टेबल बना के भी बता देती हूँ। तो हमने क्या किया, मेरिस्टेम को वी हैव मेरिस्टेम, एंड इसी मेरिस्टेम को ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कि इसकी लोकेशन क्या है, उस बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन वी हैव एपिकल मेरिस्टेम जो सिर्फ और सिर्फ एपिकल वाले पार्ट पे होगा, सेकेंड जो मिड में होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड द लास्ट वन वी हैव लेटरल मेरिस्टेम। ये मैं आप लोगों को लोकेशंस भी बता देती हूँ। एपिकल मेरिस्टेम अगर हमारा शूट वाले पार्ट पे होगा तो उसको हम बोलेंगे SAM। व्हाट इज SAM? शूट एपिकल मेरिस्टेम। और अगर ये हमारे रूट वाले पार्ट पे होगा तो हम इसको बोलेंगे राम। राम इज योर रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। एंड ये जो दोनों टिश्यूज है हमारे, एपिकल वाला और इंटरकैलरी वाला, दीज आर प्राइमरी इन ऑरिजिन। इनका जो ऑरिजिन है वो प्राइमरी है। इट मींस ये दोनों के दोनों टिश्यूज ही प्लांट के अंदर कैसी ग्रोथ कराएंगे, ये प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ कराएंगे। प्राइमरी ग्रोथ से हमारा क्या मतलब है, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ इंक्रीज इन हाइट, लेंथ में इंक्रीज आएगा, ओनली इंक्रीज इन लेंथ। बट इफ वी टॉक अबाउट लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी इन ऑरिजिन है, तो इट मींस ये सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ से हमारा क्या सिग्निफिकेंस है, सेकेंडरी ग्रोथ हम हमारा क्या कराता है, इंक्रीज इन girth कराता है। इट मींस डायमीटर इंक्रीज कराता है, और ये लेंथ इंक्रीज कराता है, ये कराएगा girth इंक्रीज कराएगा। समझ में आया मेरिस्टेम के बारे में? अब जरा देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है। सबसे पहले वी हैव रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई एट द टिप ऑफ रूट, जबकि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम वो कहाँ पे था, आपका स्टेम एक्सिस पे था, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, लीव्स के फॉर्मेशन के टाइम पे। अब इसको कैसे समझोगे, लेट्स सपोज वी हैव द सिस्टम, ठीक है, स्टेम में हमको पता है यहाँ पे एक नोड पॉइंट जनरेट होता है जहां से आपका लीफ ओरिजिनेट होता है। तो लीफ के फॉर्मेशन के टाइम पे आपको जो स्टेम इलोंगेट होता जा रहा है, जैसे सपोज मेरा अभी जो लेंथ है स्टेम का वो यहाँ पे है, ठीक है, अब ये स्टेम की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी आगे, तो यहाँ पे क्या करेगा ना, अपने ही इस पोजीशन पे जहां पे अभी रुका हुआ था और फिर इससे आगे ग्रोथ हो जाएगा, उस पोजीशन पे कुछ SAM ये छोड़ जाता है।
शूट एपिकल मेरिस्टेम में छोड़ जाता है एंड उसी वजह से यहाँ पे एक बर्ड डेवलप हो जाती है, दैट बर्ड इज नोन एज ऑक्सिलरी बर्ड। मतलब यहाँ पे आपकी लीफ ओरिजिनेट होगी, ऊपर आपका स्टेम डेवलप होगा, तो इन दोनों के एंगल पे जो बर्ड निकलेगी, ऑक्सिलरी एंगल, दिस बर्ड इज नोन एज ऑक्सिलरी बर्ड। बताओ ऑक्सिलरी वर्ड समझ में आया? फिर से एक बार लाइन पढ़ लो, बिकॉज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ, elongation ऑफ स्टेम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, किसके लेफ्ट बिहाइंड सेल्स है? वो शूट एपिकल मेरिस्टेम के। और वो क्या बना लेंगे? एक ऑक्सिलरी एंगल पे बनने वाले एंगल, लीफ का और स्टेम के बीच का जो एंगल होता है वो एक्सिलरी बर्ड। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ लीव्स, ऐसी बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीफ के एंगल्स पे प्रेजेंट होती है। तो ये हमको समझना है यहाँ पे क्या हुआ। सच बर्ड्स आर इन द एक्सेल ऑफ लीव्स एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। इस ऑक्सिलरी बर्ड के अंदर ही कैपेबिलिटी होती है एक नई ब्रांच बनाने की या फिर वहीं पे एक फ्लावर डेवलप कराने की। फिर सबसे पहले हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम आया, उसके बाद द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मेच्योर टिश्यूज के बीच में जो मेरिस्टेम होता है उसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और ये कब काम आता है? जैसे हमारे ग्रासेस वगैरह होते हैं, हम ग्रासेस को ऊपर से कट करते चले जाता है, तो एपिकल मेरिस्टेम कट हो गया, अब फिर भी वो हमारी ग्रास बड़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है? जस्ट बिकॉज उसके अंदर इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, जिसका काम प्राइमरी ऑरिजिन है, प्राइमरी ग्रोथ कराना है। तो दे अकर in grasses and regenerate part removed by the grazing herbivores ने जो एपिकल मेरिस्टेम हटा दिया उसको वापस से ग्रो कराने का काम करता है। बिकॉज बोथ एपिकल एंड इंटर कैलरी आर प्राइमरी मेरिस्टेम, ये सबसे पहले प्लांट की लाइफ में आए हैं इसलिए इनको प्राइमरी बोला गया है। एंड दे ऑल्सो contribute to the formation of primary plant body। प्राइमरी प्लांट बॉडी सिर्फ लेंथ बढ़वाएंगे, मोटापा बाद में बढ़वाएंगे। देन यहां तक चलो आगे। अब बोलते हैं द मेरिस्टेम दैट अकर इन द मेच्योर रीजन ऑफ द रूट एंड शूट। रूट और शूट के जो मेच्योर रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं मेनली प्लांट, पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सेस या फिर एपियर लेटर देन, मतलब पहले प्राइमरी वाला आ गया उसके बाद जो डेवलप हो गया है उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर लेटरल मेरिस्टेम। और इनका काम गिर्द बढ़वाना होता है। तो इसलिए गिर्द क्या होता है? ऐसे सिलेंड्रिकल वे में डायमीटर बढ़वाते हैं, तो डायमीटर को कैसे नापोगे? सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम जब मेजर करते हैं तो कैसे करते हैं? उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स आपको याद रखना है, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या फिर आपके कोर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर बढ़ता है। ये लेटरल वेरिस्टेम, मतलब ये वो कैम्बियम्स, कैम्बियम इज अ रिंग जो सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। ये प्लांट के अंदर, ये नहीं कि हमारा प्लांट ग्रो हुआ सीड से सीडलिंग बना उसके बाद प्लांट में डायरेक्ट कैम्बियम आ जाता, नहीं आता है। पहले पूरी प्राइमरी ग्रोथ हो जाती है उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पे डेवलप होने वाले टिश्यूज है ये ध्यान रखना। इनका काम सेकेंडरी टिश्यूज के प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यूज और वही ग्रोथ में इंक्रीज कराना। ठीक है। फॉलोइंग डिवीजन ऑफ बोथ इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, जो नए सेल्स बने हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं एंड देन अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लॉस्ट कर देता है। मतलब कुछ सेल्स डिविजन्स हो के बने हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे? अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, एक प्रॉपर फंक्शन ले लेंगे कि भाई मेरा काम ये फंक्शन है, मेरा काम है सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करना, मेरा काम है सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट करना, तो वही करने लग जाएंगे। तो उनको डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, तो कैपेबिलिटी लॉस कर देंगे। और तब हम उन टिश्यूज को बोलेंगे परमानेंट या फिर मेच्योर, बिकॉज वो मेच्योर हो चुके हैं, अब उनको ग्रोथ की नीड नहीं है। एंड ये आपका दे कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यूज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। स्पेसिफिक रीजन जो होता है एपिकल मेरिस्टेम के, वो डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यूज, ये सब में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। वो हम वेस्कुलर टिश्यूज क्या होता है, ग्राउंड टिश्यूज, सब आगे बढ़ने वाले हैं। यहां तक मेरे को बताओ सब कुछ समझ में आया नहीं? हमने तीन टाइप के मेरिस्टेम पढ़े, एपिकल, इंटरकैलरी एंड आपका लेटरल। लेटरल के एग्जांपल फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड आपका कोर कैम्बियम। डन। आगे देखते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं, हमने पढ़ लिया है अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं एंड क्या क्या उनका फंक्शंस होते हैं, वो सब देख लिया। नाउ वी हैव मेरिस परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज दैट नेवर डिवाइड, जो कभी डिवाइड नहीं करते। इट मींस दे हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एज वेल एज दे हैव अ प्रॉपर फंक्शन, दोनों चीजें इनकी प्रॉपर होगी। अब परमानेंट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
फर्स्ट वन वी हैव सिंपल टिश्यू, सेकेंड वन वी हैव कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू जो सिर्फ एक टाइप की सेल से मिलके बने हैं, और कॉम्प्लेक्स जो अलग अलग टाइप की सेल से मिलके बने हैं, दैट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। फर्स्टली विल स्टार्ट विद सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यूज में वी हैव थ्री टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सिंपली हमें इनको ही पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, अब बच्चों दिस इज द पार्ट जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस वाले पार्ट को इग्नोर करके नहीं चलना। इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बिकॉज पहले लेंथी लगता था जब सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह हमको करना होता था, एंड वही एक पार्ट होता था जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता था, है ना। इसमें क्या है, इसमें भी फील कि यार बहुत सारी चीजें याद करनी होती हैं, तो क्लास में सब याद हो जाएगा। विल ट्राई कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स के थ्रू याद करके चले, कुछ अलग अलग अपने माइंड मैप्स बना ले खुद से ही, ताकि हाँ इसके अंदर ये होता है, ये फंक्शन करता होगा। तो ट्राई करना पूरा लेक्चर देखना, कॉन्टिन्यूसली पूरा लेक्चर देखोगे तो पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर एक ही सीक्वेंस में आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा, कि हमने पहले टिश्यूज देखा, दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर उसके अंदर हमने डिविजन्स करे, पूरा फ्लो चार्ट, एंड एंड में हम लोग रिकैप भी करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। आई नो वो बहुत बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए। चलो, सबसे पहले वी हैव पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा में एक सबसे अच्छी चीज आपको क्या याद रखनी है, पैरेन्काइमा सबसे अबंडेंट टिश्यू होता है। अबंडेंट का मतलब क्या है कि भाई ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, मेजर कंपोनेंट है ये। तो पहला मोस्ट अबंडेंट पैरेन्काइमा, एंड मोस्ट स्कैंटी टिश्यू जो सबसे कम पाया जाता है वो है आपका स्क्लेरेन्काइमा, जो सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा और एक सबसे कम हमने याद रख लिया। फिर हम देखेंगे, क्योंकि हमको इनका, इनकी स्ट्रक्चर फिक्स है, इनका फंक्शन फिक्स है, तो इनकी स्ट्रक्चर एक बार देख ले। इनकी जो शेप है ना, वो जनरली आइसोडायमेट्रिक होती है, जनरली आइसोडायमेट्रिक होती है। बाकी इनकी शेप स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगन, एलिंगोटेड कुछ भी हो सकती है। अगर हम बात करें इनकी जो सेल की वॉल्स होती है, बहुत थिन होती है, और ऑब्वियसली सेलुलोज से मिलके बनी होगी, ठीक है। Their walls are thin and made up of cellulose. They may either be closely packed, और बहुत छोटा छोटा इंटरसेल्यूलर स्पेस इनके अंदर हो सकता है। P4 पैरेन्काइमा, P4 फोटोसिंथेसिस। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। अब फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड बनवाएंगे, उस फूड को स्टोर कौन करेगा, भाई खुद ही करेंगे स्टोर। अब उस फूड को स्टोर कर लिया, जब प्लांट को जरूरत है उसको सिक्रीट करने की, फूड खुद करेंगे काम। फोटोसिंथेसिस करा, फूड बनवाया, उसको स्टोर भी कर लिया, और उसको सिक्रीट भी कर रहे हैं पूरे प्लांट के अंदर। तो बताओ, समझ में आया। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। अब आप ये देख सकते हैं, अगर आपको ऐसा डायग्राम देखने के लिए मिलता है, डायरेक्टली पैरेन्काइमा आप लोगों को लगा देना है, बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट वी हैव कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट्स। ये डाइकॉट प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस के जस्ट इनर साइड में होता है। जब हम एनाटॉमी देखेंगे डाइकोट्स की, वहां पे भी इसको समझेंगे। इट इज फाउंड आइदर इज अ होमोजीनस लेयर, या फिर छोटे छोटे पैचेस में भी ये मिल सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस लेयर भी हो सकती है, पैचेस में भी मिल सकता है। इसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, कहाँ पे, कॉर्नर्स पे। अब कॉर्नर पे थिक है किस लिए है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सेल्यूलोज, हामी सेल्यूलोज और पैक्टिन डिपॉजिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको हाईलाइट करो कि ये क्या होता है, थिक होता है कहाँ से, कॉर्नर से। क्या चीज का डिपोजिशन, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। कोलेनकाइमा की भी शेप पैरेन्काइमा के जैसी हो सकती है, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ऑब्वियसली पहले वाले में भी क्लोरोप्लास्ट होगा, उन्होंने मेंशन करके नहीं दिया है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो। दीज सेल एसिमुलेट फूड व्हेन दे कंटेन, जब इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, और इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है। इनका काम क्या है, इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। किसको, जो हमारे प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स है उनको सपोर्ट देने का काम कर रहा है। पहले वाले का काम फूड बनवाना, स्टोर करना और निकालना। दूसरे वाले का काम, अगर क्लोरोप्लास्ट फूड बनवा लेगा, नहीं तो भाई मैं सपोर्ट करा दूंगा, सिंपल चीज है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे कॉर्नर्स पे बहुत थिक सेलुलोज की थिकनिंग है, इसलिए मैं बहुत सॉलिड वाला टाइप के सेल्स हूं मैं, इसलिए मैं सपोर्ट करा। लेकिन किसको सपोर्ट कराऊंगा, जो प्लांट के यंग पार्ट्स है उनको सपोर्ट दूंगा, बाकी किसी चीज को सपोर्ट नहीं दूंगा।
नेक्स्ट वी हैव स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा के बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये तो ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखने, एक डेड टिश्यू होता है और कोई चीज डेड क्यों हो जाती है, जब उसके अंदर से उसका लिविंग मटेरियल गायब हो जाता है। लिविंग मटेरियल इज प्रोटोप्लाज्म। तो दे आर यूजुअली डेड बिकॉज दे आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ये अपनी ग्रोथ के टाइम पे जब ये मेच्योर हो रहे होते हैं, अपना सारा प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट कर देते हैं। इनकी जो सेल्स है वो लॉन्ग नैरो होती हैं, थिक होती है, और डेड है तो सेलुलोज नहीं, लिग्निन पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, और इनके अंदर छोटे 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 पिट्स भी होता है, गड्ढे हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, अपनी स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और डेवलपमेंट के, स्ट्रक्चर ऑरिजिन डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑरिजिन डेवलपमेंट, इनके बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन फाइबर्स, सेकंड वन स्क्लेरेड। फाइबर्स कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होंगे और पॉइंटेड सेल्स होंगे। थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड, जबकि स्क्लेरेड स्फेरिकल होंगे। फाइबर्स इलोंगेटेड होंगे, स्क्लेरेड स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, हाईली थिक डेड सेल विद वेरी, कैसा ल्यूमन है इनके पास? नैरो, बहुत छोटा सा ल्यूमन होता है, उसको मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। किसका ल्यूमन ज्यादा है? इसका ल्यूमन बहुत छोटा है, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा है। और ये कैसा है? इलोंगेटेड है। तो याद रखना, फाइबर जो होगा वो आपका इलोंगेटेड होगा, इसको एफ आई से याद रखना। इलोंगेटेड और पॉइंटेड एंड्स तो आपको याद रह ही जाएंगे। एस फोर स्क्लेरेड, एस फोर स्फेरिकल शेप है इसका। कॉलन काइमा को भी देख लेते हैं, ये हमारा कॉलन काइमा, इसकी एरिया आपकी यहाँ पे कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, किसका? सेल्यूलोज का थिकनिंग है। होमोजीनस भी हो सकते हैं, पैचेस में भी प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ यंग वाले पार्ट को सपोर्ट देंगे। बाकी जितनी भी और बाकी के पार्ट्स बच गए हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम इस स्क्लेरेंकाइमा का होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट बाकी वाले पार्ट्स को देता है। अब बीच में एक लाइन है जिसको बच्चे बहुत मिस कर देते हैं, ये देखो। ये स्क्लेरेंकाइमा मोस्टली कहाँ पाया जाता है? आपको जो फ्रूट वॉल्स होती है, नट्स की फ्रूट होता है, हार्ड किस वजह से होती है? इसी वजह से। जो गुआवा के अंदर आपकी जो सीड्स होते हैं, वो होता है ना, कुछ कुछ गुआवा बहुत टाइट टाइट होता है, उनका जो पल्प वाला पार्ट है वो स्क्लेरेंकाइमेटस है। पियर्स होता है आपका सेपोटा, सीड कोट जो होता है लेग्यूम्स का, दालें, सी लीव्स, टी लीव। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कोई गुआवा का जो पल्प वाला पार्ट होता है वो कौन से टिश्यू से होता है? पियर, सेपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। स्क्लेरेंकाइमा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइबर्स, स्क्लेरेड। फाइबर्स इलोंगेटेड है, पॉइंटेड एजेस है। थिकनिंग है किसकी? लिग्निन का। फिर स्क्लेरेड है जो कि स्फेरिकल है। डन, सिंपल टिश्यूज हमारे डन। नाउ वी आर डन विद आर सिंपल टिश्यूज। अब हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। यहाँ पे भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब अलग अलग टाइप के टिश्यूज से मिलके बने हैं, पहली चीज हमको ये क्लियर करना। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक वो है जो वाटर का कंडक्शन कराता है, और एक वो है जो फूड का कंडक्शन कराता है, जो हम बचपन से याद रखते हुए आ रहे हैं। तो हमारे पास वाटर का कंडक्शन कौन कराता है? हमारा जाइलम कराता है। तो जाइलम फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू, किसके लिए? वाटर, मिनरल्स। और वाटर कहाँ पे देता है? जड़ों में देता है, रूट से। तो रूट से स्टेम या लीव्स तक ही तो जाएगा। कहाँ से? रूट से स्टार्ट होता है, स्टेम और लीव्स तक फैलता है। ये साथ ही साथ हमारे प्लांट के पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देने का काम करता है। जाइलम चार टाइप के हो सकता है, याद रखना है, चार टाइप। ट्रैकेड वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम। ऑब्वियसली जाइलम फाइबर से पता चल रहा है कि ये डेड वाला पार्ट है, ये स्क्लेरेंकाइमा से मिलके बना है। ट्रैकेड वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, आई टोल्ड यू कि जाइलम फाइबर डेड है, ठीक है? तो इसमें जो ट्रैकेट्स है, वेसल्स है, जाइलम है, इनमें से कौन कौन सा डेड है? तो हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आउट ऑफ द फोर, जाइलम के अंदर तीन डेड है। आउट ऑफ द फोर, तो जाइलम एक कैसा टिश्यूज हुआ? मोस्टली डेड या मोस्टली लिविंग? ऑब्वियसली, जब चार में से तीन डेड है तो ये क्या है? जाइलम इज मोस्टली डेड टिश्यू, बिकॉज इसमें सिर्फ एक लिविंग टिश्यू है विच इज योर जाइलम पैरेन्काइम। बाकी तीनों के तीनों यहाँ पे डेड है। डायग्राम आप देख सकते हैं, दिस इज दीज आर योर ट्रैकेट्स एंड दिस इज योर वेसल। अब नेक्स्ट लाइन जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है वो है हमारी कि जिम्नोस्पर्म्स लेक वेसल्स इन द जाइलम। अब इसको याद कैसे रखेंगे? हमको क्या याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स नहीं होते। तो अब कैसे याद रखेंगे? जिम्नोस्पर्म को याद रखेंगे जिम्स में। जिम्स में डंबल्स होते हैं, छोटी छोटी वेसल्स। मेरा वेसल्स का मतलब क्या है? ये आपका ऐसे
पतली पतली सी ट्यूब। तो जिम में जाने जब आप जिम में जाते हैं, मतलब जितने भी लोगों ने जिम देखा होगा, डंबल्स तो ऑब्वियसली सबने देखे होंगे ना, तो वहां पे वो वेसल्स के जितने हल्के साइज के थोड़े ही ना होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स बिकॉज दे हैव डंबल्स, वहां पे डंबल्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं होते, दे हैव डंबल्स। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रैकेट्स। जो ट्रैकेट्स होता है elongated ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है लिग्निफ। अब डेड है ट्रैकेट्स तो ऑब्वियसली लिग्निफाइड वॉल्स होगी, एंड वही एंड इनका बिल्कुल पॉइंटेड होगा। ये तो सिंपल है। दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। याद हो गया। याद क्या रखना है? जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स, जिम लेक वेसल्स बिकॉज दे हैव डंबल्स। हमने इसको ऐसे याद रख लिया। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्मिंग। की जो इनर लेयर होती है उसके अंदर थिकनिंग होती है, कहीं पे ज्यादा होते हैं कहीं पे कम होती है, इतना क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट चीज याद रखो, जितने भी हमारे फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स के अंदर ट्रैकेट्स एंड वेसल्स ही मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। ट्रैकेट्स और वेसल्स, ट्रैकेट्स वेसल्स, क्योंकि जो जाइलम फाइबर है वो तो एक फाइबर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और जाइलम पैरेन्काइम एक लिविंग बॉडी है। तो लिविंग अपने अंदर से वाटर को जब लेके जाएगी तो सारा का सारा वाटर खुद यूज कर लेगी बिकॉज वो लिविंग है। तो इसलिए मेन कंडक्टिंग बॉडी किसको रख दिया है हमने? ट्रैकेट्स और वेसल्स को। फिर से सुनो, चारों में से दो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है। पहला ट्रैकेड और वेसल। जाइलम फाइबर फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्या ही वाटर कंडक्ट करेगा। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। अब वो लिविंग है तो सारा वाटर खुद यूज कर लेगा बिकॉज वो लिविंग है। लिविंग कोई भी लिविंग सेल है उसको वाटर तो चाहिए चाहिए होगा, तो इसलिए हमने उसको दिया ही नहीं ये काम। हमने किसको दे दिया? ट्रैकेड और वेसल को दे दिया। वेसल कैसा दिखता है? एक सिलेंड्रिकल लॉन्ग ट्यूब है जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलके बना हुआ है। इट मींस वेसल इज मल्टी सेल्यूलर, ये याद रखना है। और ट्रैकेड क्या है? ट्रैकेड एक यूनिसेलुलर बॉडी है। ट्यूब लाइक सेल्स विच आर, मतलब ये सिंपल ही आपका यूनिसेलुलर है। ठीक है। ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ लार्ज सेंट्रल, बहुत ज्यादा इसके अंदर सेंट्रल कैविटी होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर कंडक्ट कर पाए। वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिकॉज डेड है। ठीक है। वेसल्स मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड। अब मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे वेसल मेंबर्स ऐसे आपस में इंटरकनेक्टेड किया, बहुत सारे वेसल के सेल्स लिए आपस में इंटरकनेक्टेड। इनके बीच की जो वॉल है, बिकॉज हमको इसको क्या बनाना है? मल्टी सेलुलर बनाना, तो एक के ऊपर एक रख दिया। इनके बीच की जो वॉल है इसको मीन में परफोरेशन है। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफो, इनके बीच में एक परफोरेटिंग मेम्ब्रेन बना दी जिसके थ्रू सब्सटेंस आस आर पार हो पाए। इन देयर कॉमन वॉल्स, दो के बीच में एक कॉमन वॉल है, ये इसके बीच में परफोरेशन बना दिया। याद रहेगा, वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड through perforation in their common wall. The presence of vessels is a characteristic feature because vessels, जिम लेक वेसल जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं है तो किसके अंदर है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर है। सिंपल। जो हमारे जाइलम फाइबर्स है, दे हैव थिक वॉल्ड एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन इनके पास होता है। दे में आइदर बी सेप्टेट या फिर एसेप्टेट। सेप्टेट और सेप्टेट हमको पता ही है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, जिसके बीच में सेपरेशन है वो सेप्टेट, नहीं सेपरेशन है एसेप्टेट। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, थिन वॉल्ड है, एंड देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन से बना होता तो डेड हो जाता है, ये सेल्यूलोज से बना है। फूड को स्टोर करके रखेगा, स्टार्च फैट और कुछ बहुत टैनिन्स वगैरह हो सकता है। इसका जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू होता है, इस लाइन को याद रख लेना। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल का मतलब डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में, टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस टिश्यू। याद हुआ? जाइलम के बारे में चार एलिमेंट्स याद रखने, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकेट वेसल को ही मेन कंडक्टिंग बॉडी माना जाता है। सिर्फ एक लिविंग है, जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी सब की वॉल लिग्निन से बनी है, डेड प्रोटोप्लाज्म सबके अंदर प्रेजेंट होता है। वेसल्स किसके अंदर होते हैं? सिर्फ वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नहीं होता है। ये हमको याद रखना है। बस इतनी चीजें याद रखो, सिंपल है। और आपका जो वेसल है वो मल्टी सेलुलर, परफोरेशन के थ्रू उनकी कॉमन वॉल्स बनाई गई है, एंड हमारा जो ट्रैकेड है वो यूनिसेलुलर। डन। नेक्स्ट वी हैव कि हमारे पास जो जाइलम प्लांट के अंदर पहले बनेगा उसको पहले वाला जाइलम बोल देंगे, जो बाद में बनेगा उसको बाद वाला बोल देंगे। इसका मतलब फर्स्टली फॉर्म विल बी कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, और जो लेटर बनेगा उसको बोलेंगे मेटाजाइलम। इन स्टेम, अगर हम स्टेम की बात करें, जो हमारा प्रोटोजाइलम होता है वो किधर होता है? सेंटर की साइड होता है। अब ध्यान से याद
ध्यान देना बिल्कुल। कोई भी चीज अगर आप, जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है। अब ये मेरा हैंड है, तो मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे एक सर्किल फिल करते चलना है। जैसे होता है ना, वो मेहंदी होती थी, और ऐसे मम्मी लोग ऐसे बोलते थे, एक टीका रख दो यहाँ पे, तो आप बीच में पहले पॉइंट बनाते हो, तो बीच में पहले पॉइंट बनाओगे, और फिर धीरे 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 ऐसे ऐसे बनाना शुरू करोगे। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? सेंटर से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो आपकी स्टेम्स होता है उसमें स्टार्ट कहाँ से होता है? सेंटर से स्टार्ट होता है, बिल्कुल। और रूट्स के अंदर रूट का काम, एक और इसके पीछे का लॉजिक आपको बताती हूँ। ये मेरा रूट है, बाहर पानी है, तो पानी कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? आउटर वॉल से एब्जॉर्ब होगा ना पहले, आउटर वॉल से। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले जो जालम बनवाना है वो किधर बनवाना है? बाहर की साइड बनवाना है, तभी तो अंदर तक वाटर आएगा, बाहर से अंदर। तो इसका मतलब प्रोटोजालम, रूट के केस में प्रोटोजालम किधर होना चाहिए? आउटर साइड में होना चाहिए, और मेटाजालम बीच में होना चाहिए। जबकि स्टेम के अंदर इसका अपोजिट कर दो, रूट से याद रख लो। तो स्टेम के अंदर जो प्रोटोजालम है वो सेंटर की साइड होता है, जबकि मेटाजालम वो पेरीफेरी की साइड होता है। और रूट्स के अंदर प्रोटोजालम पहले हम बाहर बनवाते हैं, फिर अंदर बनवाते हैं, बाहर से अंदर की साइड आते हैं, और यहाँ पे अंदर से बाहर की साइड जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका मतलब रूट्स के अंदर एक और चीज बोलना है कि जो हमारा इसी में एंडार्च एग्जार्च कंडीशन ये आपका रख देता है। एंडार्च का मतलब क्या होता है? जब आपका प्रोटोजाइलम अंदर की साइड हो, प्रोटोजाइलम अंदर बन रहा हो, सबसे पहले फॉर्मेशन किधर से हो रहा है? अंदर से हो रहा है, तो दिस इज नोन एज एंडार्च। बाहर से फॉर्मेशन हो रहा है तो एग्जार्च कंडीशन। तो इसका मतलब हमारे स्टेम के अंदर कैसी कंडीशन पाई जाएगी? एंडार्च कंडीशन पाई जाएगी। और जो हमारे रूट्स होंगे उनके अंदर एग्जार्च, बिकॉज उनके अंदर बाहर से काम होना शुरू हो रहा है, बिकॉज बाहर वाला सरफेस ही तो पहले वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से कहाँ? लीफ से बाकी दूसरे प्लांट तक। अब जो फ्लोएम है वो भी चार चीजों से मिलके बना है। सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फ्लोएम फाइबर्स। अब वहां पे जिम्नोस्पर्म गड़बड़ कर रहा था, एक अलग चीज, जिम्नोस्पर्म लेक वैसे यहाँ पे भी जिम्नोस्पर्म कर रहा है। भाई जिम्नोस्पर्म के पास एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं एक्स्ट्रा। अब हमको ये याद रखना है कि जाइलम में जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं थे। अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के पास एक एक्स्ट्रा चीज है, इन जूस उसमें जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में दे हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। दे लेक सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। इनके पास सीव ट्यूब्स की जगह पे सीव सेल्स प्रेजेंट है एंड कंपेनियन सेल्स। याद रखना है ये चीज, जिम्नोस्पर्म के पास सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स नहीं होते, उनकी जगह पे दे हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, जाइलम फाइबर, सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, हमको ये याद करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है, और किसके साथ एसोसिएटेड है? कंपेनियन सेल्स, बिकॉज कंपेनियन सेल्स इनको कुछ हेल्प करेंगे किसमें? बिकॉज सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, their end walls are perforated in a sieve like manner, ताकि एक पूरा प्लेट लाइक अरेंजमेंट बना देते हैं। एंड इनके पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है एंड अ लार्ज वैक्यूल, बट डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस नहीं है तो इनको कंट्रोल कौन करेगा? तो इनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? कंपेनियन सेल। द फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी, द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब, सीव ट्यूब का जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा? बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। ठीक है, फिर से देखते हैं। सी ट्यूब एलिमेंट वही लॉन्ग इलोंगेटेड इस टाइप की सेल्स है, इनके पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में लार्ज वैक्यूल है, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। तो इनका न्यूक्लियस कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल, न्यूक्लियस नहीं है तो इनका काम कौन करेगा? न्यूक्लियस वाला, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। कंपेनियन सेल्स जो है वो पैरेन्काइमा से बने हुए हैं, पैरेन्काइमा से स्पेशलाइज्ड टाइप की है, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड। अब क्लोज एसोसिएशन में तो रहना पड़ेगा इनको। सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय फिट, फील्ड के थ्रू कनेक्टेड होती हैं अपनी लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स के थ्रू। companion cells help in maintaining the, this is very important line, companion cells कैसे सीव ट्यूब को हेल्प करती है? उनके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखती है, मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब।
फ्लोएम फाइबर्स, और सबसे पहले फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जिससे बना होता है इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल एंड डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी है। लिविंग है, साइटोप्लाज्म होगा इनके पास पिट्स होंगे जो कनेक्टेड होंगे प्लाज्मोडेस्माटिकल कनेक्शंस के थ्रू। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम फूड को स्टोर करके रखना, और फूड के अलावा दे कैन ऑल्सो स्टोर रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज ऑल्सो। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकोट्स के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो जल्दी से इस लाइन को। इज एब्सेंट इन द मोनोकोट्स के अंदर ये नहीं होता है। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो आपके स्क्लेरेन्काइमा से बने हैं, ऑब्वियसली दे आर डेड, दे आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम फाइबर्स नहीं होते, बट सेकेंडरी फ्लोएम, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलोंगेटेड, अनब्रांच, पॉइंटेड, निडल लाइक, वो सब सेम चीज है। द सेल वॉल जो है फ्लोएम का थिक होगी, मेच्योरिटी पे ये फाइबर अपना प्रोटोप्लाज्म लोस्ट करके डेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब फ्लोएम फाइबर्स जो होता है आपका, जूट हो गया, फ्लैक्स, हेम्प, ये कॉमर्शियली यूज किया जाता है। सबसे पहले बनने वाला फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम, बाद में बनने वाला मेटाफ्लोएम। लेटर formed phloem have a bigger sieve tubes होती है उनके पास, and they are known as metaphlem। तो ये जो लास्ट वाला पैरा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोगों को इग्नोर करके नहीं चलना है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने सबसे पहले देखा था कि वी हैव टिश्यूज। टिश्यूज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकेंड वन वी हैव परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक को वी हैव डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट वन आपका एपिकल वाला, सेकेंड वन आपका इंटरकैलरी, एंड देन थर्ड वन वी हैव आपका लेटरल वन। परमानेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर अगेन हमने तीन पार्ट्स देखे, पैरेन्काइमा जो कि मोस्ट अबंडेंट था, अलग अलग टाइप की शेप्स थी उसके अंदर और जनरली आइसोडायमेट्रिक था। देन आपका कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा के अंदर भी हमने अलग अलग टाइप की शेप्स देखी थी। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फूड बनवाएंगे, अनलेस ये आपके जनरली इनके जो वॉल्स है उसके ऊपर कॉर्नर्स में थिकनिंग है किसका, सेल्यूलोज का, और इसीलिए यंग पार्ट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। एंड देन वी हैव स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर आपके स्क्लेरम फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। फाइबर्स वो आपके इलोंगेटेड वाले, एंड स्क्लेरेट्स आपके स्फेरिकल वाले। इनका जो सेंटर वाला ल्यूमन वाला पार्ट है तो बहुत नैरो होता है। कॉम्प्लेक्स में वी हैव जाइलम एंड देन वी हैव फ्लोएम। जाइलम के अंदर हम लोगों ने देखा था, जाइलम में आपका जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर लिटलेक वेसल्स, इसके अंदर वेसल्स नहीं होते, वेसल्स इन ब्रैकेट्स मेन कंडक्टिंग बॉडी है। फ्लोएम के अंदर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर दो सेल्स होती हैं, सीव सेल्स और एक आपका एल्ब्यूमिनस सेल्स। इसके पास क्या नहीं होता, सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होते हैं, एंड उसके साथ साथ क्या नहीं होता, इनके अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होता। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा का पूरा पार्ट देख लिया। अब हमारे पास जो टिश्यूज है, ये टिश्यूज ही मिलके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब जब टिश्यूज मिलके एक कॉमन फंक्शन करने लग जाएंगे, उन्हीं को हमने तीन सिस्टम्स में डिवाइड किया। जो सबसे आउटर कवरिंग वाला काम करेंगे एपिडर्मल सिस्टम, सेकेंड हमारा जो बीच वाला पूरा ग्राउंड वाला पार्ट है उसको ग्राउंड सिस्टम, वो जो वेस्कुलर वाला होगा उसको वेस्कुलर सिस्टम बोल देंगे। तीन सिस्टम हमने यहाँ पे बनाए हैं। कौन कौन से सिस्टम्स बनाए हैं उनको हम अभी पढ़ने वाले हैं, किस बेसिस पे, उनकी स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन एंड उनकी लोकेशन के बेसिस पे। कितने, तीन सिस्टम। फर्स्ट आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और एक आपका वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल वाला पार्ट मतलब पूरा आउटर कवरिंग प्लांट की जो बना रहा है, प्लांट की पूरी आउटर कवरिंग पे क्या क्या होता है, उसकी एपिडर्मल सेल्स होंगे, स्टोमेटा होंगे, और उसकी एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस अगर हम बात करेंगे स्टेम का तो ये आपके होंगे स्टेम हेयर्स, और अगर हम बात करेंगे रूट का तो रूट के केस में होंगे रूट हेयर्स। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग बना के रखता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी आउटर मोस्ट लेयर है ये। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं यहाँ पे, कैसे बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं।
कॉन्टिन्यूअस लेयर बना के रखती हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो। सिंगल लेयर होती है। और सबसे अबंडेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, तो ये भी पैरेन्काइमा से बना होता है, विच स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड दे हैव लार्ज वैक्यूल। जो अगर हम इनके बाहर बात करेंगे, आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस एक थिक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल का, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। थिक वैक्सी लेयर क्यूटिकल जिसको हम बोलते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। वाटर लॉस को प्रिवेंट हमें कहाँ पे करना है? स्टेम के अंदर। लेट सपोज हमने रूट में क्यूटिकल दे दिया, तो फिर वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे ना, तो इसका मतलब क्यूटिकल एब्सेंट होगा, रूट्स में होगा। फिर उसके बाद एपिडर्मिस के अलावा उनके पास क्या होगा? दे हैव स्टोमेटा, जो कि लीव्स की एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होगा। स्टोमेटा का काम क्या है? गैसेस एक्सचेंज कराना या फिर वाटर का लॉस करना, ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज गटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। अब ये ईच स्टोमा, एक सिंगल स्टोमेटा को, इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप सेल, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। मतलब अगर ये आपका ऐसे बना हुआ है तो इसको हम बोलेंगे दीज आर द, जैसे हमारा माउथ होता है ना, हमारी माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है? हमारे लिप्स। ऐसे ही यहाँ पे जो बीच में स्टोमेटल पोर है, इस स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट कर रहा है? आपके ये गार्ड सेल्स। ये याद रखना है, ठीक है। विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर। ग्रासेस, ग्रासेस क्या है? मोनोकोट। मोनोकोट के अंदर जो गार्ड सेल्स होती है, इनकी शेप डम्बल होती है। तो मोनोकोट्स के अंदर कैसी शेप है? डम्बल शेप है। एमडी से आप इसको याद रखना है। एंड डाइकोट के अंदर बीन शेप होते हैं। ये मोनोकोट डम्बल शेप, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। गार्ड सेल के जस्ट बाहर की साइड, आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, जो आउटर वाली, ये बाहर वाली लेयर है, थिन वॉल होती है। और जो ये अंदर वाली लेयर होती है स्टोमेटा पोर के, ये आपकी थिक वॉल होती है। बाहर वाली थिन, अंदर वाली थिक लेयर होती है। गार्ड सेल्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एंड ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट करते हैं। फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल के बाहर बाहर वाले एरिया में भी कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल, इन तीनों को मिला के ही वी विल कॉल देम स्टोमेटल एपरेटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोनोकोट में डम्बल शेप, डाइकोट्स में बीन शेप। ये याद रखना है। कभी कभी आपको एक डायग्राम देके भी पूछ लेता है कौन सा मोनोकोट का है, कौन सा डाइकोट का है। आपको दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्टली डम्बल शेप है, बीच में से ऐसे थिक है, अंदर वाली वॉल थिक होती है कंपैरेटिवली, बाहर वाली थिन होती है, उसके बाहर आपके सब्सिडरी सेल्स होते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट आपका गार्ड सेल्स के पास भी होता है। गार्ड सेल्स के अलावा अंदर इसके अलावा रेडियली अरेंज सेलुलोज फाइबर्स होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं? रेडियली अरेंज्ड सेलुलोज फाइबर्स इनके अंदर प्रेजेंट, किसके अंदर? गार्ड सेल्स के। दिस इज इंपॉर्टेंट। जस्ट सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, इनके पास बहुत सारे हेयर्स। स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम हेयर, स्टेम हेयर्स आर नोन एज ट्राइकोम्स। रूट का रूट हेयर, रूट हेयर का काम है सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच भी होता है। इनका काम होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट कराना। सिंपल। तो ये था हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब हम आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को समझने का सिंपल तरीका है, ये एपिडर्मिस वाला पार्ट हटा दो और बीच में जो वेस्कुलर बंडल्स वाला पार्ट है, मतलब जो जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट है, उसको हटा दो। उसके अलावा जितना पार्ट बच गया है वो सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आएगा। इसके अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पेट, मेडुलरी रेस, सब कुछ इसके अंदर ही आएगा। और लीव्स के अंदर जो आपके ग्राउंड टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं विच इज नोन एज मीजोफिल सेल। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में अगेन हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपका जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ने वाला है। हमेशा याद रखना, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन हमने देख लिया, फ्लोएम का फंक्शन हमने देख लिया है। हमें एक चीज याद रखनी है, जो मोनोकोट होते हैं वो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं और जो डाइकोट होते हैं वो मोटे प्लांट्स होते हैं। मोनोकोट छोटे, डाइकोट मोटे।
ऐसे याद रखोगे। अब जो हमारे पास छोटे प्लांट है, क्या उनको सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत है? नहीं है ना जरूरत। और जो मोटे प्लांट है उनको सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत है। अब सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होगी वो डाइकोट में पाई जाएगी या मोनोकोट में पाई जाएगी? ऑब्वियसली डाइकोट में पाया जाएगा। तो इसी वे में आप लोगों को याद रख के चलना है कि जो हमारे पास कैम्बियम होता है, कैम्बियम, ये हमने पढ़ा था, दिस इज द पार्ट ऑफ लिटरल मेरिस्टेम। वहां पे फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, कोक कैम्बियम, तीन चीजें पढ़ी थी। कैम्बियम अगर आया आपका तो कैम्बियम का काम है सेकेंडरी ग्रोथ कराना है। तो ये किस में होगा? ये डाइकोट में होगा। अगर आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में, हमेशा जब हम रखते हैं तो अंदर की साइड जाइलम होता है, बाहर की साइड फ्लोएम, सेंटर की साइड जाइलम, बाहर की साइड फ्लोएम, सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, सेम रेडियस पे हैं दोनों के दोनों, अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जॉइंट। और अगर हमारे पास कुछ ऐसे वाला टाइप का अरेंजमेंट है, ये हमारे पास जाइलम अलग रेडियस पे, फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पे, जाइलम डिफरेंट ये पे, तो दिस इज नोन एज रेडियल अरेंजमेंट, रेडियल। एंड यहाँ पे जाइलम, दिस इज योर फ्लोएम, दिस इज योर कॉन्जॉइंट। और इन्हीं कॉन्जॉइंट के बीच में मैंने क्या कर दिया? कैम्बियम की रिंग बनवा दी है। और कैम्बियम रिंग बन गई है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो ये वाले, इनको हम बोलेंगे दे आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, तो वी विल कॉल देम ओपन कॉन्जॉइंट। और सेकेंडरी ग्रोथ किसमें चाहिए? मोनोकोट या डाइकोट? ऑब्वियसली हमको किसमें चाहिए? डाइकोट्स में। तो ये डाइकोट में प्रेजेंट होंगे। इनके अंदर कैम्बियम नहीं है, नो सेकेंडरी ग्रोथ, तो इट मींस दे आर क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, वी विल कॉल देम क्लोज कॉन्जॉइंट। किसके अंदर पाए जाएंगे? मोनोकोट्स के अंदर ये आपके पाए जाएंगे। यहां तक बताओ सबको समझ में आया नहीं है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ तक, डाइकोट स्टेम में कैम्बियम अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, then such vascular bundle, because of the presence of cambium, they can have ability to show secondary growth and they will call as open vascular bundle. But monocote में no cambium, so they are close for secondary growth. Xylem and phloem within a vascular bundle arrange होंगे alternate manner में, उनको हम radial बोलेंगे। attached होंगे, same radius पे होंगे, they will call them conjoint टाइप के। रेडियल वाले किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? आर फोर रेडियस, आर फोर रूट्स। और कॉन्जॉइंट वाले स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो यहां तक हमारा डन। अब आ जाते हैं हम अपने एनाटॉमी पे। अब हम देखेंगे चार एनाटॉमीज हम पढ़ने वाला है। कौन कौन सी? हमारे पास हमको रूट पढ़ना है और स्टेम पढ़ना है, ठीक है? तो हम सबसे पहले रूट भी पढ़ेंगे और स्टेम पढ़ेंगे, और हमको लीफ भी तो पढ़ना है। तो हमको इसमें डाइकोट भी देखना है, मोनोकोट भी देखना है, डाइकोट भी देखना है, मोनोकोट भी, डाइकोट भी, मोनोकोट भी, सब कुछ हमको देखना है। अब हमें ये देखना है कि जो मेरी डाइकोट रूट है उसके अंदर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कैसा है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कैसा है, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कैसा है। सेम लीफोस्टेम में तो हम क्या करेंगे, इनको ना कंपेयर कर करके पढ़ेंगे, कंपैरिजन के थ्रू हम इनको ट्राई करेंगे पढ़ने को, डायरेक्टली थ्रू डायग्राम्स ओनली, ठीक है? तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डाइकोट रूट। अब डाइकोट रूट से, रूट के अंदर हमने पढ़ लिया है रेडियल अरेंजमेंट पाया जाता है, पढ़ लिया। सबसे पहली चीज हमको पता है रेडियल अरेंजमेंट। तो सबसे बाहर क्या होगा? एपिडर्मिस होगा। होगा या नहीं होगा? रूट है तो उनके बाहर एपिडर्मल अपेंडेजेस, रूट हेयर्स होंगे। एपिडर्मल सेल प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। फिर उसके अंदर आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन आ जाता है। कॉर्टेक्स वाला रीजन किससे बना होता है? पैरेन्काइमा से बना होता है। ये देखो, विद इंटरसेल्युलर स्पेस, कॉर्टेक्स वाले रीजन में, बिकॉज हमको पता है यहीं पे आपका, इसी कॉर्टेक्स के थ्रू जो इनके बीच में स्पेस है उसी के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होके आएगा। और फिर उसके इनर साइड में वी हैव एंडोडर्मिस, सबसे पहले एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, और फिर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में क्या होता है? इट इज कंप्राइज ऑफ अ सिंगल लेयर, बैरल बैरल शेप सेल्स होती हैं विदाउट एनी इंटरसेप्ट। वाटर कॉर्टेक्स के बाहर बाहर एरियाज को कवर अप करके आ गया है, लेकिन अब जो एंडोडर्मिस है ये बिल्कुल ऐसे है, बैरल के जैसे, जगह ही नहीं दे रही है हमारे वाटर को अंदर जाने के लिए। अब वाटर क्या करे? अब वाटर को मजबूरी में इस साइटोप्लाज्म को क्रॉस करना पड़ेगा। द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल, जो हमारा ये एंडोडर्मिस है,
इस एंडोडर्मिस के वॉल्स के ऊपर टेंजेंट्स पे भी और रेडियस पे भी, दोनों पे डिपोजिशन है किसका, एक ऐसे सब्सटेंस का जो वाटर इम्पर्मिएबल है। दैट वाटर इम्पर्मिएबल सब्सटेंस इज सुबेरिन, जिसकी वजह से इसके अंदर से वाटर नहीं, वॉल से वाटर नहीं जा सकता, साइटोप्लाज्म से होके जाना पड़ेगा। उस डिपोजिशन को, सुबेरिन का डिपोजिशन है एंड वो एक स्ट्रिप बना लेता है, दैट स्ट्रिप इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म से निकल के वाटर आया एंड उसके बाद एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड में कुछ लेयर्स मिली, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमा जिसको हमने बोला पेरीसाइकिल। फिर उसके अंदर आपका इनिशिएशन ऑफ द इनलेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ होगा। पिथ कैसा होगा, स्मॉल होगा और इनकॉन्स्पिशियस होगा। पेरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इनको हम कंजक्टिव टिश्यूज बोलेंगे। ये लाइन को हाईलाइट करो, शॉर्ट में भी बताऊंगी सारी चीजें बाद में, अभी एक बार एनसीईआरटी की लाइन कर लो। इनके पास जो जाइलम फ्लोएम है वो कितने हैं, 4 जाइलम है, 4 फ्लोएम है। तो इनके जाइलम फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं, दे हैव अ टेट्रार्च कंडीशन। कैसी कंडीशन है, टेट्रार्च कंडीशन है। पित्त कैसा है, स्मॉल है और अंडर डेवलप है। एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, सुबेरिन डिपोजिशन है और स्ट्रिप का नाम क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। सिंपल यहां तक। अब इनके पास क्या है, 4 जाइलम फॉर लेटरल है, वेस्कुलर कैम्बियम डेवलप, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम डेवलप हो जाएगा बिकॉज डाइकोट रूट है, सेकेंडरी ग्रोथ तो कराएंगे ही। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड, एंडोडर्मिस के जो अंदर के सारे टिश्यूज है, एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम सब है, तो इसी सारे पार्ट को हम विल बोलेंगे स्टील। दिस इज नोन एज स्टील। समझ में आया यहाँ तक। अब इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लेना आप लोग, बिकॉज इन डायग्राम पे लेबलिंग्स आ जाती हैं। सबसे बाहर रूट हेयर्स हैं, देन एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। बैरल शेप है, कैसी है ये आपकी, बैरल शेप। फिर उसके अंदर आपका पेरीसाइकिल है, फ्यू लेयर्ड, एंड पेरीसाइकिल के बाद आप ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को बहुत अच्छे से देख लेना। इन्होंने पहले ऊपर प्रोटोजाइलम दिया हुआ है, अंदर की साइड मेटाजाइलम। जी हमने पढ़ा था रूट्स के अंदर कैसी कंडीशन पाई जाती है, रूट्स के अंदर एग्जार्च कंडीशन पाई जाती है। तो मतलब बाहर की साइड, पेरीफेरी की साइड प्रोटो होगा, अंदर की साइड मेटा होगा, पाई जाती है। स्टेम्स के अंदर एंडार्च कंडीशन पाई जाएगी। और ये बाकी पूरा पार्ट स्टीलर रीजन भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये तो था हमारा डाइकोट के बारे में। एक बार मोनोकोट के बारे में देख लेते हैं। सिर्फ डिफरेंस, सब कुछ सेम होगा, बस वहां पे कैम्बियम बन रहा था, यहाँ पे कैम्बियम नहीं बनेगा। वहां पे कैम्बियम था, यहाँ पे नो कैम्बियम रिंग। वहां पे जो हमारे जाइलम एंड फ्लोएम था टेट्रार्च कंडीशन शो कर रहे थे, बट यहाँ पे मोर देन 6 होंगे, पोलियार्क कंडीशन शो करेंगे। वहां पे पित्त स्मॉल था, इनकॉन्स्पिशियस था, यहाँ पे पित्त लार्ज है और वेल डेवलप है। समझ में आया ये सारी चीजें। सिर्फ डिफरेंस जाइलम फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम और पित्त में है, बाकी सब सेम है। आप एक बार डायग्राम भी देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम। दोनों डायग्राम देखिए, आपसे पूछ ले कौन सा टाइकोट है कौन सा मोनोकोट है, बहुत आसानी से बता दोगे। फिर आ जाते हैं हम अपनी स्टेम के ऊपर। हमको पता है स्टेम में भी सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी और एपिडर्मिस के ऊपर हेयर्स होंगे, ट्राइकोम, जो कि ट्राइकोम्स होते हैं कैसे, हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। एंड स्टेम है तो उसके ऊपर आपका क्या होगा, क्यूटिकल भी होगी, थिक वैक्सी लेयर होगी टू प्रिवेंट वाटर लॉस। द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। इसके अंदर 3 जोन आ जाते हैं। अब तक हम क्या देख रहे थे कि सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर था आपका डायरेक्ट कॉर्टेक्स। अब इन्होंने कॉर्टेक्स को 3 जोन में डिवाइड कर दिया है। सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस। दिस इज योर हाइपोडर्मिस। और ये हाइपोडर्मिस किससे बना है, दिस हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा से ये आपका बना हुआ है, ठीक है। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस का काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम है। फिर उसके नीचे आपकी कॉर्टिकल लेयर है, जस्ट इसी के नीचे वी हैव कॉर्टिकल लेयर। ये भी पैरेन्काइमा से बनी हुई है, पहली कॉलन, फिर आपका पैरेन्काइमा, इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस है, और फिर उसके इनर साइड में वी हैव एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स को 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर,
एंड आपका एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस जो होता है आपका यहाँ पे, ये आपका बहुत रिच होता है, स्टार्च ग्रेन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए एक लेयर बना लेता है जिस लेयर को हम स्टार्च शीट बोलते हैं। इसका पेरिसाइकिल कैसा होता है, इसका पेरिसाइकिल काफी डेवलप टाइप से होता है और एक डिफरेंट अरेंजमेंट बना के रखता है यहाँ पे। प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, के नीचे की साइड होगा, एंड फ्लोएम के ऊपर की साइड होगा, सेमी ल्यूनर पैचेस के अंदर प्रेजेंट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे पैचेस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब स्टेम है तो इनके अंदर आपका जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे, there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays। इनके अंदर मेडुलरी, वो अभी मैं दिखाऊंगी। इनके वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं, ऐसे एक रिंग लाइक मैनर में। ऑब्वियसली कॉन्जॉइंट तो होंगे ही से। और उसके बाहर वो तीन लेयर, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल लेयर, एंड देन आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे आपका छोटे छोटे पैचेस में पेरिसाइकिल, एंड देन आपके रिंग वाले फॉर्म में वेस्कुलर बंडल। ठीक है, रिंग अरेंजमेंट हम इसको बोलते हैं। कॉन्जॉइंट होंगे, डाइकोट है तो ओपन होंगे, और कंडीशन एंडार्च। एंडार्च मतलब अंदर प्रोटोजाइलम बाहर मेटाजाइलम, वो वाली कंडीशन पाई जाएगी। एंड दे हैव अ पिथ, इंटरसेलुलर स्पेस भी उनके अंदर होता है, सेंट्रल पोर्शन आपका पूरा पित्त वाला पार्ट होता है। अब हाइपो, इसमें डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में डिफरेंस क्या होता है? वहां पे डाइकोट में जो हमारा हाइपोडर्मिस था वो किससे बना हुआ था? कॉलन काइमा से बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये किससे बना हुआ है? किसमें? डाइकोट में। जबकि मोनोकोट में हाइपोडर्मिस किससे बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमेटस से बना हुआ है। ये डिफरेंस है। और उसके अंदर डाइकोट में एक रिंग में अरेंज है वेस्कुलर बंडल्स, यहाँ पे स्कैटर्ड है पूरी तरीके से। कैसे है? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, लार्ज कॉन्स्पिशियस ग्राउंड टिश्यूज। अब गेन कॉन्जॉइंट होंगे बट क्लोज होंगे। जो पेरीफेरी पे वेस्कुलर बंडल्स है वो आपके छोटे होंगे, देन द सेंटर में लार्ज होंगे, पेरीफेरी पे छोटे छोटे होंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा, ये हमने पहले भी लाइन पढ़ी थी। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आपकी प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल्स में। बट डायग्राम हम देख लेते हैं इन दोनों की। पहला, सबसे बाहर एपिडर्मिस, के बाहर एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मिस कॉलन काइमा से बना हुआ, उसके अंदर कॉर्टिकल लेयर, फिर आपका एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, किसमें? छोटे छोटे ये आपके पैचेस के अंदर ये प्रेजेंट है। फिर वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज है, और पित्त देखो कितना बड़ा है पूरा। मेडुलरी रेज आपके थ्रू आपके दो वेस्कुलर बंडल्स कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो पेरीफेरी में छोटे छोटे हैं, सेंटर में लार्ज है। पित्त भी आपका इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। और हाइपोडर्मिस किससे बना है? यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है। डन यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं हमारी लीफ की एनाटॉमी पे। हमारी लीफ के अंदर भी डाइकोट मोनोकोट, डाइकोट लीफ को हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, और मोनोकोट वाली लीफ को हम क्या बोलते हैं वहां आगे बताती हूँ। अब देखो इसके अंदर भी आपका क्या होता है ना, आपका जो लीफ का लेमिना वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट लेमिना, लेमिना शोज थ्री मेन पार्ट। सबसे बाहर एक इसके अंदर एपिडर्मिस, फिर इसके अंदर मेसोफिल, जिसके टिश्यूज है उसको मेसोफिल टिश्यूज बोलते हैं, और इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम वाला पार्ट। द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर, लीफ का जो अपर सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं एडेक्सियल, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एबैक्सियल। एडेक्सियल और एबैक्सियल, ये याद रखना है। जो हमारा एबैक्सियल वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसके पास ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, इसके पास मोर स्टोमेटा होते हैं, ज्यादा स्टोमेटा होंगे देन द एडेक्सियल रीजन, एंड द लेटर में इवन लेक स्टोमेटा, मतलब ऊपर वाले के पास हो भी सकता है, नहीं भी। टिश्यूज बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, लोअर और अपर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम आपका मीजोफिल। मीजोफिल यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जो कि मोनोकोट में नहीं होता, पेलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो एडेक्सियल ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर जो आपके पेलिसेड पैरेन्काइमा वो इलोंगेटेड सेल्स है, वर्टिकली अरेंज है, एक दूसरे के अंदर पैरेलली अटैच है। लेकिन जो नीचे स्पॉन्जी वाला है, आप अपने डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, मैं अभी डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी, वो ओवल है, राउंड शेप है। ठीक है, ये आपको याद रखें, लूजली अरेंज है यहाँ पे। देन दे हैव न्यूमेरस, बहुत सारे लार्ज स्पेसेस, कैविटीज वगैरह इनके अंदर प्रेजेंट है। वेस्कुलर सिस्टम में अगर आप देखेंगे विच कैन बी सीन आपके वेन्स मिडरिब्स में देखा जा सकता है। जो वेस्कुलर बंडल्स होता है उनका साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस लाइन को हाईलाइट करोगे,
द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ देयर वेन्स। वेन्स जो होता है वो थिकने में भी वेरी कर सकते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकोट के अंदर, डाइकोट लीफ में। वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं, जो आपका ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में उनको टॉलरेट करने में हेल्प करती है। वो अडेप्टेशंस है एक टाइप से। देन वी हैव आपका मोनोकोट, आइसोबाइलेटरल, डाइकोट, डॉर्सीवेंट्रल। इनके अंदर डिफरेंस क्या है? सबसे पहला, मेसोफिल डिवाइडेड नहीं है। इनके अंदर मेसोफिल डिवाइडेड नहीं है एंड इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। ये कैसी सेल्स होती हैं? लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स होती है। किसका मॉडिफिकेशन है? आपका एडेक्सियल ऊपर वाले एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है। व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर, जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे टर्जिड बन जाएंगी और लीफ सरफेस बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हो जाएगा। जब ये फ्लैसिड होंगी वाटर स्ट्रेस के, तो ये अपने आप के कर्लिंग हो जाएगा। वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए लीफ कर्लिंग कर देगा। मोनोकोट लीफ में क्या होगा? पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। डायग्राम देख लो इसका जल्दी से। सबसे पहले हमारे पास डाइकोट का है, पेलिसेड एंड देन आपका स्पॉन्जी वाला बंडल शीथ सेल, जाइलम फ्लोएम, एडेक्सियल रीजन, एबेक्सियल रीजन, ऊपर आपका इलोंगेटेड है, नीचे आपका राउंड राउंड है, बहुत सारी एयर कैविटीज है, और नीचे वाले में कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं आपको दिख रहे, एडेक्सियल एबेक्सियल, एंड इनके पास बुलीफॉर्म सेल्स पाई जाती है। बताओ, यहां तक आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आया समझ में? आज देखो हम लोगों ने कितना जल्दी लेक्चर को फिनिश कर लिया, 1 आवर। जल्दी से हम लोग ना उसका एक बार रिकैप कर लेता फटाफट से। अब देखो, सबसे पहले हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ना शुरू किया था। टिश्यूज वाले पार्ट तक मैंने आपका पूरा रिकैप करा दिया था। हमने फिर देखा टिश्यू सिस्टम भी 3 टाइप के थे। सबसे पहले एपिडर्मिल। एपिडर्मिल देखा, एपिडर्मिस सेल्स हैं, विंटर सेलुलर स्पेस नहीं है उनके अंदर। क्या है आपका? स्टोमेटा है। स्टोमेटा में याद रखना है मोनोकोट और डाइकोट होगा। एमडी से याद रखना है, एमडी मोनोकोट में डम्बल शेप और डाइकोट में बीन शेप याद रखना है। गार्ड सेल्स थी बीच में। गार्ड सेल्स की इनर वाली लेयर थिक, बाहर वाली थिन। उसके अंदर रेडियल अरेंज फाइबर्स थे, सेल्यूलोज फाइबर्स। ठीक है। एंड उसके अलावा वो ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प कर रहे थे। ओपनिंग एंड उसके बाहर सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट था। जो हमारे पास रूट हेयर्स थे वो यूनिसेलुलर, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और स्टेम हेयर्स जो होते हैं हमारे पास वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच अनब्रांच दोनों हो सकते हैं। एंड वो हेल्प करते हैं किसमें? वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में। फिर हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, उसमें रेडियल अरेंजमेंट रूट्स में पाया जाता है, अलग अलग रेडियस पे, कॉन्जॉइंट वाला स्टेम और लीव्स के अंदर पाया जाता है। फिर हमने रूट का एनाटॉमी देखा, उसमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या था? हमारा डाइकोट वाले के अंदर टेट्रार्च कंडीशन, मोनोकोट के अंदर पोलियार। डाइकोट में हमारा जो पित्त था वो स्मॉल इनकॉस्पिशियस था, और जबकि हमारे पास जो मोनोकोट है उसके अंदर पोलियार्क था, मोर देन 6 थे, पित्त लार्जली डेवलप था, कॉन्जॉइंट नहीं था। स्टेम के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस हाइपोडर्मिस में था। जो डाइकोट का हाइपोडर्मिस है वो कॉलन काइमा से बना है, मोनोकोट का स्क्लेरन काइमा से बना है। और मोनोकोट डाइकोट में कैम्बियम वाला डिफरेंस तो हम लोगों को याद रहता ही है। ये वाला डिफरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम लीफ में देखेंगे तो लीफ में एक में मेसोफिल डिवाइडेड है डाइकोट में, और मोनोकोट में नहीं है। मोनोकोट के अंदर स्पेशल सेल्स है, बुलीफॉर्म सेल्स हम जिसको बोल सकते हैं। और रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट में, पैरेलल वेनेशन मोनोकोट में। ये शॉर्ट सी समरी है हमारी इस पूरे के पूरे चैप्टर की। आई होप आप लोगों के लिए ये वाला लेक्चर काफी बेनिफिशियल हुआ होगा। इफ यू फील कि आप लोगों को कुछ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो मैंने आपको चैप्टर बताया है उसी चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो कवर अप करेंगे। बाय एवरीवन।